हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओशियन जेस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आपका आरओ एआरओ एग्जाम 11 फरवरी को ना है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जैसे कि ध्येय आईएएस, पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ड और घटना चक्र की भी टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे। वो भी आ गई है, तो उसको भी हम लोग आगे यदि खत्म हो जाएगी तो करेंगे। अभी हम ध्येय आईएएस का 5वां टेस्ट का सेट 3 कर रहे हैं। अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है तो 6 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ध्येय आईएएस के, और पूरी हिंदी ध्येय आईएएस की ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो चलिए आज हम लोग सेट 3 देखते हैं अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पे उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन का गठन। देखिए, साइमन कमीशन का गठन कब होता है? साइमन कमीशन गठन होता है 1927 में इसका गठन होता है। 1927 में इसका गठन होता है। ये कितने सदस्यीय होता है? ये 7 सदस्यीय होता है, और इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी भारतीय मेंबर नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। तो ये इतना गठित होता है। ये 1928 में भारत में आता है। 1928 में भारत में आता है। जब ये भारत आता है तो इसमें कोई भारतीय, देखिए ये जो है, अब भारत के लिए संविधान, मतलब भारत के लिए अगर कोई लॉ बन रहा है, कोई एक्ट बन रहा है और उसमें भारतीयों की भागीदारी ही ना हो, है ना, तो इनका जगह जगह पे विरोध हुआ। जहां जहां गए काले झंडे दिखाए गए। उसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय भी उसी विरोध में थे, और उनको जो है लाठी चार्ज किया गया और उनकी जान चली गई। सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवाया था। फिर आगे चल के भगत सिंह लोग उसका बदला लेते हैं लाहौर षड्यंत्र में, है ना। तो ये क्या है? ये 1928 में भारत आता है। ठीक है, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु है। लाला लाजपत राय कहते हैं कि आपकी एक एक आठी, मतलब जो आपने मेरे ऊपर लाठी बरसाई है, उनका एक कथन है फेवरेट, ये आपकी, ये आपके ताबूत में एक एक कील साबित होगा, है ना। ताबूत का कील साबित होगा, मतलब आपका अंत है। ये एक एक लाठी आपने जो मारी है वो आपका अंत है। ठीक है, पूना पैक्ट से पहले हम देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये होता है 1931 में। कब होता है? 1931 में होता है। 1931 में होता है। जैसे कि 1909 अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें क्या होता है? मुस्लिमों को भी, उसमें क्या होता है? मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी जाती है। वैसे ही इसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। उनके लिए 71 सीटें जो है, कितनी सीटें? 71 सीटें जो है उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल के तहत रखी गई थी। ठीक है, और ये एक मात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं। ठीक, गांधी जी भाग लेने जाते हैं इसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पूछा जाता है एग्जाम में, गांधी जी किस जहाज से जाते हैं? तो एसएस राजपुताना जहाज से जाते हैं। एसएस राजपुताना जहाज से जाते हैं। ठीक है, ये जहाज होता है। पूछता है कहाँ पे ठहरे थे गांधी जी? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल, किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरते हैं। ठीक है, किंग्सले हॉल में ठहरते हैं गांधी जी, इसमें भाग लेने जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तीनों गोल सम्मेलन में कौन भाग लेता है? तीनों गोल्ड सम्मेलन में आपके अम्बेडकर जी भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, फिर पूना पैक्ट में क्या होता है? गांधी जी इस चीज का विरोध करने के लिए, है ना, कि ये जो दलितों को सेपरेट इलेक्टेड दिया जा रहा है, इसका विरोध करने के लिए ये आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं कि जब तक ये प्रोविजन हटाया नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा चलता जाता है, गांधी जी की हालत बिगड़ती जाती है। इधर अंबेडकर जी से बातचीत करने का प्रयास किया जाता है कि भाई कुछ करिए, नहीं तो गांधी जी की डेथ हो जाएगी। तो अंबेडकर जी के ऊपर भी प्रेशर आता है कि अगर इनकी मेरी वजह से डेथ हो गई तो लोग मुझे जीते जी मार देंगे, है ना। तो क्या होता है कि ये पूना पैक्ट साइन होता है। अब पूछा जाता है पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था? अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में हुआ था। कांग्रेस मतलब गांधी जी के बीच में हुआ था। गांधी जी के लिए साइन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। किसने साइन किया था? मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, और अंबेडकर जी ने साइन किया था। गांधी जी भूख हड़ताल तोड़ देते हैं। पहले सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत दलितों को 71 स्थान दिए जा रहे थे। अब इनको कितने स्थान दिए जाते हैं? इनको 148 सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी जाती है। कितनी सीटें? 148 सीटें, लगभग दुगनी सीटें। 71 सीटें पहले मिल रही थी, 148 सीटें इनको रिजर्व हो जाती हैं। मामला बढ़ जाता है। पृथक इलेक्ट्रेट में क्या होता है कि अंग्रेज हमको बांटने का प्रयास कर रहे थे। भाई 1909 में उन्होंने मुस्लिमों को हमसे अलग कर दिया, 1932 में वो हमसे दलितों को अलग कर देते। ठीक है, तो मतलब वो पृथक करने, बांटो और राज करो की नीति अपना रहे थे वो। ठीक है, तो उसमें ये जो है इनका मील का पत्थर साबित होता अगर ये सक्सेस हो जाता। पूना पैक्ट हो जाता है। ठीक है, पूना पैक्ट में पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? तो गांधी जी कौन सी जेल में थे? यरवदा जेल में थे। कौन सी जेल में थे गांधी जी? यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में थे।
ठीक, यरवदा जेल में ये थे। जलियांवाला बाग कांड की बात करें तो भाई देखिए, जलियांवाला बाग कांड से पहले आप समझिए कि 1918 में रोल एक्ट एक्ट आता है भाई। प्रथम विश्व वर्ल्ड युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर क्या आता है, रोल एक्ट एक्ट आता है। भारतीय सोच रहे थे हमने अंग्रेजों की भाई बहुत ही बढ़ चढ़ के क्या करी है, मतलब सहायता करी है, उनके लिए लड़ा है हमने, है ना, खून बहाया है, तो हमको अंग्रेज कुछ इनाम देंगे, साहब हमको कुछ इनाम देंगे। लेकिन साहब क्या करते हैं, रोल एक्ट एक्ट लेके आते हैं। रोल एक्ट एक्ट में क्या होता है कि साहब कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जा रहा है तो उसको केवल शक के आधार पर इससे गिरफ्तारी हो जाती थी। उसको ना तो वकील करने का अधिकार था, ना तो वो अपनी दलील दे सकता था, वो उसको जो है कारागार में डाल दिया जाता था। तो पंजाब के दो नेता होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू। ठीक, ये दो नेता होते हैं, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इन्हीं का 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, तो 4132 इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4132। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से बंच ऑफ ओड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की ही है। बंच ऑफ, इसमें बताना क्या सही नहीं है। बंच ऑफ ओड लेटर किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की है। इस इस पुस्तक में क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जब जेल में होते थे या बाहर होते थे तो वो इंदिरा गांधी अपनी बेटी को जो है ये पत्र लिखा करते थे। तो इन्हीं का संकलन जो है, इन्हीं बुक का संकलन क्या बोला जाता है, बंच ऑफ ओड लेटर्स बोला जाता है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, अरविंदो घोष की है। अरविंदो घोष की है। अरविंदो घोष की कुछ प्रमुख पुस्तकें और हैं, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी है, और भारत एक खोज है। भारत एक खोज है। भारत एक खोज एक ऐसी सीरीज है जिसपे दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था इनकी, इसी बुक पे। ये बुक इन्होंने जो है जेल में ही लिखी थी, और इस पे दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था, भारत एक खोज। इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेताओं ने काम किया। जैसे कि आपके जो है इरफान खान हो गए, दिवंगत नेता जिनकी अभी डेथ हो गई, ठीक। और ओमपुरी साहब हो गए, है ना। और क्या बोलते हैं, अमरीश पुरी साहब हो गए। तो बड़े बड़े दिवंगत नेताओं ने इनमें अभिनय किया है ना, उन्होंने रोल प्ले किए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा आपने प्राचीन भारत से लेके पूरा मॉडर्न इंडिया तक पूरी सीरीज बनी है, ठीक है। करीब 400 से 500 एपिसोड होंगे। इसमें राजा राममोहन राय के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और आप ज्योतिबा फूले के बारे में बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। सावित्री बाई फूले जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने दलितों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कितना संघर्ष किया। तो जाइए आप इसको, आप आज ही यूट्यूब पे भारत एक खोज सर्च करिएगा, ज्योतिबा फूले या राजा राम मोहन राय, है ना, इन लोगों के जीवन देखिएगा तो आपको जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप जाके देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू कौन सी पुस्तक है, भारत एक खोज भी है, ठीक है। अरविंदो घोष की पुस्तक कौन कौन सी है, अरविंदो घोष की पुस्तक कौन सी है, युगांतर है। युगांतर है, ठीक है, युगांतर है। और कौन सी है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है। क्या है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है, ठीक है। और कौन सी है, और कर्मयोगी भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। द रेडिकल्स इन हिंदुज्म, बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। जी हाँ, ये भी पुस्तक इनकी है। इनकी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली पुस्तक मूक नायक है। मूक नायक पे 25 बार क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। और द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या है पुस्तक का नाम, क्या है, द एलिहेशन ऑफ कास्ट, एलिहेशन ऑफ कास्ट, कास्ट यानी जाति, द एलिगेशन ऑफ कास्ट। ये बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार इन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंडियन फिलोसफी किसकी है, इंडियन फिलोसफी किसकी पुस्तक है, एवचंद्र डफ की नहीं है, ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी की बुक है। इसकी बुक है, राधा कृष्णन जी की बुक है, राधा कृष्णन जी की बुक है। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में जान लीजिए, ये हमारे कहते प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। क्या थे, प्रारूप समिति। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, बी आर अम्बेडकर जी थे, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंट्री सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये बनता कि मार्ले कौन था, मिंटो कौन था। मार्ले हमारा भारत का राज्य सचिव था। मिंटो जो है कौन थे, मिंटो जो है कौन थे, मिंटो, मिंटो जो है हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्ट्रेट, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किसमें की गई, इसमें की गई। दलितों के लिए कब की गई थी, द्वितीय गांव जो गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें दलितों के लिए भी की गई थी। लेकिन
वो हो नहीं पाया था, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए और वो चीजें वापस करनी पड़ी। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, किसने इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें किसने भूमिका निभाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भूमिका निभाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। 1905 में बनारस में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव इन्होंने पारित कराया था, स्वदेशी एंड बहिष्कार, है ना। क्या था उस समय कि करजन ने क्या किया था, 1905 में ही बंगाल का विभाजन कर दिया था। किसका विभाजन कर दिया था? बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो उसी के विरोध में हमने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किया था। तो उसके अध्यक्ष थे, ये क्या थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी जी के क्या थे? ये पॉलिटिकल गुरु थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आया, किसने कहा था, एक बार क्वेश्चन आया था, किसने कहा था गांधी जी को कि पहले भारत को जानो? 1 साल तक गांधी जी क्या था, भारत भ्रमण पे रहे। जब वो वहाँ साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आते हैं, इसी दिन जो है हम भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और इनको गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। तो इन्होंने इनको जो है सजेशन दिया कि आप 1 साल तक, यही बुलवाते भी हैं इनको, कि 1 साल तक आपको क्या करना है, आपको भारत को जानना है, भारत को जानो। तो ये पूरा भारत भ्रमण करते हैं ट्रेन से, सब कुछ भारत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो किसने कहा था गांधी जी के? यही थे जो है गोपाल घोकड़े। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना करी थी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। इनकी बुक का नाम क्या है? एग्जाम में कई बार आ जाता है, नेशन नाम। क्या नाम है? नेशन नाम, नेशन नाम है, नेशन नाम है इनकी बुक का नाम। क्या है इनका नाम? नेशन नाम है। अगर नेशन इन मेकिंग आ जाए, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नेशन और नेशन इन मेकिंग दोनों बोथ आर सिमिलर बुक्स। लेकिन नेशन इन मेकिंग कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। गांधी जी के बारे में बात करें, गांधी जी के बारे में बात करें, गांधी जी की प्रमुख किताबें का नाम जाने तो हरिजन, इन्होंने, इनकी बुक का नाम हरिजन था, है ना, हरिजन था। और क्या था? हरिजन। और इनको जो है, इनकी जो है क्या, यंग इंडिया नामक पत्र इनका आता था, यंग इंडिया। ठीक, यंग इंडिया। बच्चे यंग इंडिया को किससे कंफ्यूज करते हैं? यंग इंडिया को ये न्यू इंडिया से कंफ्यूज करते हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी, यंग इंडिया महात्मा गांधी की थी। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं तो 1 नंबर आपका गायब हो जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाएंगे रेस में। ठीक है, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, है ना, इनकी पुस्तक का नाम हो गया। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम नवजीवन हिंद स्वराज। क्या नाम है? नवजीवन, नवजीवन, नवजीवन नाम है, और हिंद स्वराज नाम, हिंद स्वराज। एक बार क्वेश्चन आया था पीसीएस में कि इसमें गांधी जी ने, किस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश प्रशासन को, ब्रिटिश शासन को वैश्या कहा है, या, है ना, वैश्या कहा है? तो हिंद स्वराज में उन्होंने जो ब्रिटिश शासन को बांझ एवं वैश्या कहा था। क्या कहा था? बांझ एवं वैश्या कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको गुरुदेव उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, है ना। तो ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक क्या नाम क्या है? गीतांजलि नाम है, पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि। इन्होंने ही राष्ट्रगान की भी स्थापना करी थी, राष्ट्रगान की भी रचना करी थी, राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। जो इनके राष्ट्रगान है, ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी जो है, जो इन्होंने राष्ट्रगान की रचना करी, भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी ये राष्ट्रगान है। तो कितना बढ़िया इनको जो है, अमार सुनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, अमार सुनार बांग्ला जो बांग्लादेश का है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की बात करें, इनको क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले लें, मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें आप लोग। चलिए, इनको क्या बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। और इनके बारे में क्या इनके बारे में क्या क्या याद रख सकते हैं? इनकी पुस्तक का नाम जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, राप्त गोपतार, राप्त गोपतार इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी इन्होंने, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की। उसमें क्या है, पहली बार स्वराज्य की बात की गई थी,
स्वराज्य की बात की गई थी। ठीक, दादा भाई नौरोजी की प्रमुख बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, ये सिद्धांत में क्या था? ये सिद्धांत में क्या था? इनका कहने का मतलब ये था कि जो भारत से पैसा इंग्लैंड जा रहा है वो पैसा भारत वापस नहीं आ रहा है। तो यही धन के बहिर्गमन सिद्धांत था। एक प्रमुख इतिहासकार थे, है ना, उनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की व्यवस्था ऐसे काम करती है कि वो गंगा नदी का सारा पानी सोख कर टेम्स नदी में डाल देती है। कहने का मतलब क्या था कि भारत की जो है सारी धन संपत्ति, सारा पैसा, सारा जो भी कुछ है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें, वो इंडिया से उठा के कहाँ इंग्लैंड में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पे मेंस में भी, पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे, जब हमारे यहाँ ऑप्शनल था। ठीक है, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? वेकर एंड किल्डर, सही बात है, चलिए ठीक है। जीरो बेस बस्टिंग को किसने कहा था? पीटर वायर ने किया था। ठीक है। क्षतिपूरण सिद्धांत का किसने दिया था? ये एडॉल्फ वेगनर ने नहीं दिया था। किसने दिया था इसको? जे एम कीन्स ने दिया था। किसने दिया था? जे एम कीन्स ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक। टोबिन टैक्स किसने दिया था? जेम्स टोबिन ने दिया था। टोबिन टोबिन लगा हुआ तो इसमें पकड़ लेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ ऐसा है नहीं रिव्यू आपको। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण बताने हैं आपको। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण क्या है? मौद्रिक नीति पहले लाता कौन है, इसको थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इकोनॉमी उनको समझ में नहीं आती है ना। हम इकोनॉमी थोड़ा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से जो है समझाई जाए आपको इकोनॉमी। ठीक है, चलते हैं एक मिनट। चलिए, मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। मौद्रिक नीति कौन लाता है? आरबीआई लाता है। आरबीआई जो है मौद्रिक नीति लाता है ना। आरबीआई क्या लाता है? मौद्रिक नीति लाता है, मौद्रिक नीति, है ना, मौद्रिक नीति लाता है। मौद्रिक नीति कितने साल, कितने महीने में आती है? हर 2 महीने में आती है, हर 2 मंथ में आती है। एक साल में 6 बार आता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से, है ना, इसमें 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से, और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक, सरकारी होते हैं। और इसमें अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये हर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट बनाती है। ठीक। मौद्रिक नीति में कितने उपाय आरबीआई करती है? कौन कौन से उपाय करती है मौद्रिक नीति में? मौद्रिक नीति में कितने उपाय करती है गवर्नमेंट? ठीक है, मौद्रिक नीति में 2 उपाय गवर्नमेंट करती है। कितने उपाय करती है गवर्नमेंट? 2 उपाय करती है। ठीक है। एक कौन सा उपाय है? एक है मात्रात्मक उपाय, मात्रात्मक उपाय करती है, ठीक, मात्रात्मक उपाय करती है। और एक कौन सा उपाय करती है? एक गुणात्मक उपाय करती है, गुणात्मक उपाय करती है ना। मात्रात्मक को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेजर्स, है ना, क्वांटिटेटिव मेजर्स। गुणात्मक को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, है ना। तो ठीक है, तो देखते हैं मात्रात्मक उपाय में क्या क्या आता है, कौन कौन से टूल उपाय करती है। मात्रात्मक उपाय में कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करती है? ठीक है, मात्रात्मक उपाय में अगर बात करें तो एक तो आपका आता है रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट आता है। एक आता है आपका रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंकर्स ऑफ, बैंकों का बैंक बोलते हैं, क्योंकि ये बैंक को क्या प्रोवाइड कराता है? लोन प्रोवाइड करता है। ठीक। और क्या है? बैंक रेट है, बैंक रेट है। ठीक। और क्या है? और क्या है?
CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो ये हर 2 महीने में बदलते रहते हैं, है ना। इसको CRR बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक SLR होता है, इसको बोलते हैं स्टैचूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। SLR ही नाम से ज़्यादा मिलेगा आपको, SLR याद रखिए, ठीक है। फिर MSF मिलेगा, MSF ही नाम से आप लोग इसको याद करिए, है ना। और फिर क्या मिलेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इन सारे टर्म को समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। ये टर्मिनोलॉजी में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं रहती है और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। देखिए, RBI क्या है, बैंकों का पप्पा है, क्या है ये बैंकों का पप्पा है RBI। ये क्या करता है, बैंकों को क्या देता है, पैसे देता है, क्या देता है ये, बैंकों को लोन देता है, ठीक है। तो कुछ लोन होते हैं दीर्घकालिक, कुछ लोग होते हैं अल्पकालिक, जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है, ठीक। अगर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण दे रहा है, कैसा ऋण दे रहा है, अगर ये अल्पकालिक ऋण दे रहा है, अल्पकालिक मतलब छोटे टाइम के लिए, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेपो रेट, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेपो रेट, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक, अल्पकालिक ऋण। अगर RBI बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, मतलब ज्यादा समय के लिए देता है, दीर्घकालिक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंक रेट। तो समझ में आया, बैंक रेट क्या हुआ, क्या बोलते हैं इसको, बैंक रेट बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बैंक रेट, ठीक। अगर क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपका घर से पैसा आता होगा मंथ के स्टार्टिंग में, मान लीजिए आपका जितना भी खर्चा है, 8,000 10,000 जो भी है आपका खर्चा आया, आपने क्या हुआ, आपके पास पैसा है तो आपके पास डिमांड है कि यार ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो भी लेना है, तो पता चला 1 हफ्ता में आपका पैसा खत्म हो गया। जब आपके पास पैसा कम हो जाएगा तो आप खरीदारी कम करेंगे। वैसे ही मार्केट में जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, महंगाई को कम करने के लिए बैंकों के पास जो पैसा है वो उनसे लोन पे इधर ले लेती है ब्याज पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आरबीआई जो है बैंकों से लोन लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ओके, देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक मिनट, अब आपको बताते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम लोग CRR बोलते हैं, ये क्या होता है, CRR क्या होता है, जो बैंक होता है, बैंक होता है उसको, जैसे बैंक ने, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए है, कितने रुपए है, 100 रुपए है बैंक के पास, कितने रुपए है, 100 रुपए बैंक है। तो आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है कि आप जो है 100 रुपए का, कितने रुपए, मान लीजिए उसने रेट मान लीजिए 4.5% कर दिया, ठीक है, तो 4.5 रुपए आप हमको दीजिए, ठीक, 4% आप हमको दीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी रेट हो, तो 4% हमको आप रेट दीजिए। इसके हर 2 महीने में रेट बदलते रहते हैं, तो आप एग्जाम से पहले इसको देख के आइए, बताने के एक्यूरेट मतलब नहीं है, आप एग्जाम से पहले इसके रेट देख के जाइए कि क्या रेट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 4% मान लीजिए जो है, आरबीआई ने कहा कि इतना पैसा आपको कहाँ पे रखना है, इतना पैसा आपको हमको देना है, ठीक है। तो 4% जो है आरबीआई जो है, बैंक जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं, ताकि अगर ये फॉल्ट होते, मतलब ये बैंक फेल होते हैं, तो आरबीआई जो है लोगों को जो है, जो पैसा जो है दे सके, ठीक है। फिर अगर एसएलआर की बात करें, एसएलआर की बात करें, एसएलआर में क्या होता है कि बैंकों को बैंकों को 4% तो आरबीआई को दे दिया, ठीक है, और 18% बैंकों को गोल्ड और डॉलर के रूप में खुद के पास रखना पड़ता है, रिजर्व के रूप में, ठीक है। ये जो है पैसा, ये 22% में, मतलब 100 रुपए में 22 रुपया जो है ये खर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये किस लिए रखेंगे कि मान लीजिए कल को ये डिफॉल्ट हुए या बहुत ज्यादा लेनदार एक साथ आ गए, तो ये पैसा लोगों को दे पाए, ठीक है। तो ये कितना है,
ये मान लीजिए ये बैंक जो है गोल्ड और इसमें रखते हैं, गोल्ड और इसमें रखते हैं, डॉलर में रखते हैं, ठीक है, गोल्ड और डॉलर में रखते हैं। ये कितना परसेंट है अभी वर्तमान में? 18% इसको तय किया गया है। कितना परसेंट तय किया गया है? 18% इसे तय किया गया है, ठीक है, 18% इसको तय किया गया है ना, 18%। सीआरआर कितना परसेंट है इसमें? सीआरआर कितना परसेंट है? एसएलआर कितना परसेंट है इसमें? 18% है ये। सीआर कितना परसेंट है? 4% है। रेपो रेट कितना परसेंट है? रेपो रेट आपका है इस समय 6.50%, 6.50% है। सारी चीजें आपको बता ही दिया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। बैंक रेट कितना है इस समय? बैंक रेट है इस समय 6.75%। एमएसएफ और बैंक रेट बराबर होते हैं तो 6.75%। ये सारे रेट है। तो बैंक क्या है, मान लीजिए 100 रुपए है तो 22 रुपए नहीं खर्चा कर सकता, 22.5 रुपए, है ना, क्योंकि 4.5% उसको रखना है। कितना? 4.5% इसमें वर्तमान दर है, वो उसको रखना है, आरबीआई के पास रखना है। और 18% जो है वो क्या करेगा? 18% अपने पास रिजर्व करके रखेगा, उसको उठा नहीं सकता है, ठीक, उसको जो है ये ऋण पे नहीं उठा सकता है, ठीक है। ये व्यवस्था समझ गए आप लोग। ओएमओ में क्या होता है कि ओएमओ, अब सरकार को भी पैसे की जरूरत भी पड़ती रहती है, तो सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? ये सरकार का वचन पत्र होता है, आप इसको जो है मार्केट में उठा के इसको बेच के पैसा ले सकते हैं हमारे नाम से, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है। ओएमओ में क्या होता है? जब इसको बैंक को पैसे की नीड होती है तो क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी रहती हैं उनको बेच के पैसा लाती है ओएमओ में, ठीक है। समझ गए आप लोग? सारी टेक्नोलॉजी समझ गए? ठीक है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसका चाहे तो मैं स्क्रीन से हट गया हूँ। गुणात्मक उपाय में कौन कौन से आते हैं? गुणात्मक उपाय में 3 उपाय आते हैं। एक नैतिक दबाव आता है, नैतिक दबाव आता है। एक साख की राशनिंग आता है, साख की राशनिंग आता है, ठीक है। नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, ये सारी चीजें जो है गुणात्मक उपायों में आते हैं। और एक प्रत्यक्ष कार्रवाई आता है, ये किसमें आते हैं? गुणात्मक उपाय में आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं, है ना, इनको हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आप लोगों को थोड़ा सा जो है सहजता हो सके आपके एग्जाम्स के लिए। तो रेपो रेट इतनी समय कितना है? रेपो रेट 6.5% है ना। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। बैंक रेट कितना है? 6.75% है। एमएसएफ और बैंक रेट बराबर होता है तो ये 18% एसएलआर है। कैश रिजर्व रेशियो 4%, ठीक है। चला जाए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसूली या अधिप्राप्त मूल्य न्यूनतम समवर्तन मूल्य से क्या होता है? सदैव कम होता है, सदैव अधिक होता है, सदैव बराबर होता है, या बराबर या उससे अधिक हो सकता है, या बराबर या उससे अधिक हो सकता है। वसूली या अधिप्राप्त मूल्य जो है, वसूली या अधिप्राप्त मूल्य क्या है? ये बराबर या उससे अधिक हो सकता है, बराबर या उससे अधिक हो सकता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सरकार क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बैंकों को, किसानों को मतलब जो है देती है। वर्तमान में कितनी कितनी उपजों के लिए है? 22 या 23 उपजों के लिए है, आप एक बार देख लीजिएगा, 22 या 23 है ना। उपज के लिए 9 न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? अगर किसान अपनी उपज को बेचने बाजार में जाता है, उसको तय कीमत से कम कीमत मिलती है तो उसका भुगतान सरकार करेगी, है ना, तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं आगे। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकासमान स्थिति में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? देखिए, जब हमारी कोई भी अर्थव्यवस्था होती है जो शुरुआती फेज में होती है ना, या विकास कर रही होती है, तो सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? कृषि का होता है। जो अल्प विकसित व्यवस्था होती है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो विकासशील की ओर बढ़ती जाती है तो तृतीयक सेक्टर का जो है, तृतीयक सेक्टर क्या होता है? सेवा सेक्टर। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सेवा सेक्टर है। हॉस्पिटल सेवा सेक्टर में आएंगे, ठीक है। हॉस्पिटल्स हो गए, हम पढ़ा रहे हैं, या कोई
मतलब कोई ये जो है ट्रांसपोर्ट, ये सारा सेवा सेक्टर, बैंक, सब सेवा सेक्टर में आएगा। प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा, जो चीजें हमें नेचुरल रूप से प्राप्त होती है, जैसे मछली मछली मत्स्य का हम लोग व्यापार करते हैं, ये हो गया, ठीक है। खेती किसानी हो गया, हम लोग गेहूं वगैरह उगाते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। जो हमें डायरेक्ट खनन हो गया, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं, जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे हमने आटा से ब्रेड बना दिया तो क्या हो गया, सेकेंड ब्रेड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में हो गया। ये निर्माण करते हैं, तो किसका योगदान बढ़ेगा, तृतीयक सेक्टर का योगदान बढ़ेगा। इसी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पोषणी उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस किस एसडीजी से है, पोषणी उपभोग तथा उत्पादन का संबंध किस एसडीजी से है, किससे है, एसडीजी से, एसडीजी 12 से है। कुछ एसडीजी गोल्स आपको दिखा देते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए आपके, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछली बार के पीसीएस में इससे इससे 4 क्वेश्चन आए थे, केवल एसडीजी से आए थे, ठीक है। इसकी एक ट्रिक आपको हम लोग बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक आप लोग जो है तो चलेगा ही नहीं, ठीक। पहला क्या है, नो पावर्टी है ना, नो पावर्टी है। दूसरा क्या है, दूसरी क्या है एसडीजी क्या है, जीरो हंगर है। पहला है कि पावर्टी नहीं होनी चाहिए, दूसरा क्या है, जीरो हंगर, है ना। तीसरा हेल्थ के बारे में बात करता है, तीसरा एसडीजी गोल्ड क्या है, हेल्थ के बारे में बात करता है। फिर एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है, फिर वाटर के बारे में बात करता है, क्लीन वाटर होना चाहिए। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, एनर्जी क्लीन होनी चाहिए, ठीक। फिर डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन की बात करता है, ठीक है। फिर ये कहता है कि असमानताओं को कम करो, इक्वलिटीज को कम करो, ठीक है, इनइक्वलिटीज को कम करो। फिर क्या बोलता है, ये सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है, सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है। फिर 12वां क्या बात करता है कि रिप्रोडक्शन करो, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन जो है क्या करो, कंजप्शन कैसा करो, रिस्पॉन्सिबल करो, है ना, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज की बात एसडीजी 13 में की गई, ठीक है। फिर लाइफ ब्लो वाटर, लाइफ ब्लो वाटर किसके बारे में बात की गई है, लाइफ पानी के अंदर के जीवन की बात करी है। फिर किसकी बात की गई है कि अर्थ में कैसे लाइफ होनी चाहिए, ठीक। फिर पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, ओके। पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई। फिर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात की गई, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात की गई। अब इसको याद, तो ये तो आपने देख लिया, अब इसको याद करने की ट्रिक भी देख लीजिए, 1 मिनट का समय लगेगा और इससे आपको शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम में पिछली बार पीसीएस में 4 क्वेश्चन इससे बने थे, 4 क्वेश्चन। तो इसकी आप टॉपिक्स की आप महत्व का समझिए कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए आइए थोड़ा सा इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, एक हमारे यहाँ पंडित हरिहर थे, ठीक। पंडित हरिहर जो है इंग्लैंड गए, ठीक। इंग्लैंड में गए तो वहाँ ग्रोथ और इनोवेशन देखा, तो उन्होंने वहाँ की ग्रोथ और इनोवेशन को देखा, तो यहाँ पे आके एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया, वही चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या था, पंडित हरिहर, ट्रिक क्या है, एसडीजी की ट्रिक है। कितने हैं, 17 एसडीजी आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, 17। तो क्या है ट्रिक, पंडित हरिहर, हरिहर कहाँ गए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड गए, वहाँ, ठीक, वहाँ इंग्लैंड की, वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर, ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर क्या दिया, इंडिया को एक मंत्र दिया, देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया, इंडिया को एक मंत्र दिया। क्या कहा, मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा कि आप लोग क्या करना है, आपको 2 कपूर, ठीक, 2 कपूर और 2 लहसुन, एक लहसुन क्या करना है, जमीन में गाड़ देना है, एक लहसुन क्या करना है, ऊपर रखना है, ठीक। 2 कपूर, 2 लहसुन और 2 प्याज, ठीक है, लेना है और रखना है, ठीक। कितने हैं, 2 कपूर, 3 कपूर था, सॉरी, 3 कपूर,
2 लहसुन और 2 प्याज। ठीक, चलिए पंडित हरिहर, तो पंडित यहाँ पी लिख लीजिए। तो ये क्या है, पहला स्ट्रेटेजी गोल्ड क्या है, नो पॉवर्टी, क्या है, नो पॉवर्टी है, पहला स्ट्रेटेजी गोल्ड यही था, नो पॉवर्टी। फिर हरिहर, फिर क्या है, जीरो हंगर की बात की गई है, दूसरे में क्या बात की गई है, जीरो हंगर। दूसरे में क्या, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तीसरे में क्या बोल की गई है, हेल्थ की बात की गई है, हेल्थ की बात की गई है। फिर चौथे में कहाँ की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई, एजुकेशन की बात की गई है। फिर गैस जी से क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। ठीक, ठीक। फिर वहां से वाटर में क्या हो जाएगा, वहां से क्लीन वाटर हो जाएगा, है ना, क्लीन वाटर। तो आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक, 6 SDG गोल्ड आपके हो गए। ठीक, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की, है ना, इंग्लैंड में क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल एनर्जी हो जाएगा, है ना, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, एनर्जी की बात की गई थी, किसमें बात की गई थी, 7 में, है ना। 21 से कुछ नहीं है, ग्रोथ, है ना, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात की गई थी, ग्रोथ की बात की गई थी, इंडस्ट्री में इनोवेशन की बात की गई थी, है ना। 7वें नंबर पे ग्रोथ की बात की गई है ना। 8वें नंबर पे इनोवेशन, इंडस्ट्री में इनोवेशन हो, है ना, 8वें नंबर पे इंडस्ट्री में इनोवेशन हो। 9 में क्या है ना, 3C जो है, 3C को क्या मतलब है ना, देखिए इसमें 2 एल है ना, एक एल और है, एक एल क्या है, लाइफ ब्लो वाटर, एक जमीन के नीचे गाड़ना था, लाइफ बिलो वाटर, है ना, लाइफ ब्लो वाटर, और लाइफ, लाइफ क्या है, अर्थ पे, लाइफ ऑन, लाइफ ऑन अर्थ ऊपर। ठीक है, ब्लो वाटर और अपर वाटर। ठीक, और पी से क्या है, पार्टनरशिप है, और है ना, सी से 3C है, 1 2 3C है ना। कितना हो जाएगा, 8 9 10 11। ठीक, 12 13 14 और 15। अब एक बार इमेज देख लीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पंडित हरिहर, ठीक है, पंडित से क्या हो गया, पॉवर्टी, हरिहर से क्या हो गया, हंगर, फिर हेल्थ, हरिहर। फिर इंग्लैंड से क्या हो गया, एजुकेशन, है ना, इंग्लैंड से क्या हो गया, एजुकेशन। फिर गए यानी जेंडर इक्वलिटी। फिर वहां, वहां यानी वाटर, क्लीन वाटर की बात की गई, वहां इंग्लैंड की यानी कि ग्रोथ, एनर्जी, क्या है, एनर्जी, 7वां क्या है, एनर्जी। वहां इंग्लैंड की ग्रोथ यानी कि वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई, किसमें, 8वें में, इंग्लैंड की ग्रोथ और इंडस्ट्री इनोवेशन, क्या है, इनोवेशन, ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर, है ना, क्या हुआ, इंडिया को मंत्र दिया, इंडिया को मंत्र दिया, इंडिया मतलब इनइक्वालिटी, क्या है, इनइक्वालिटी। फिर क्या मंत्र दिया था, 3C होने चाहिए, क्या क्या सी है, एक है सस्टेनेबल सिटीज एंड कंजप्शन, एक है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन की बात की थी, 3C की बात की गई थी, कंजप्शन। एक बात की गई सस्टेनेबल सिटी की बात की गई, ठीक, फिर कंजप्शन की बात की गई, ठीक, फिर क्लाइमेट एक्शन की बात की गई। 3C का मतलब क्या है ना, कि कंजप्शन, पहले सस्टेनेबल सिटीज, सिटीज, कंजप्शन और क्लाइमेट। ठीक, फिर लाइफ लो वाटर, लाइफ पानी के अंदर, और लाइफ ऑन लैंड, है ना, 14 15 हो गया। फिर पीस, दो दो प्याज थे ना, पीस एंड जस्टिस और पार्टनरशिप एंड गोल्ड्स, क्या था, पार्टनरशिप एंड गोल्ड्स, पीस एंड जस्टिस, पार्टनरशिप एंड गोल्ड। ठीक, तो आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको, है ना। ये आपका जो है, पिछली बार इसी से अगर आप लोगों को पता होता तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते, लगभग 4 क्वेश्चन सही रहते। पंडित से नो पावर्टी, हरिहर से, हरिहर से जीरो हंगर और हेल्थ, 3 हो गए। फिर चौथा इंग्लैंड से क्या हो गया, एजुकेशन। गैस से क्या हुआ, जेंडर इक्वलिटी। फिर वहां डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर, ठीक, क्लीन वाटर। फिर इंग्लैंड की, इंग्लैंड से एनर्जी की बात हो गई, ठीक। ग्रोथ से क्या हो गया, इंडस्ट्री ग्रोथ हो गया, है ना, 7वां। और इनोवेशन क्या हो गया, इंडस्ट्री में इनोवेशन हो, 8वां हो गया। ठीक है, देखकर इंडिया से क्या हो गया, है ना, इंडिया से क्या हो गया, 7 8। ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी, ठीक, क्या हो गया, इनइक्वालिटी, असमानता को खत्म किया। एक मंत्र दिया, ये कुछ नहीं है, क्या मंत्र दिया था, 3C। ठीक, 3C से क्या, सस्टेनेबल सिटीज, ठीक, सस्टेनेबल कंजप्शन होना चाहिए, और क्लाइमेट चेंज, क्या है, क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज है, 11 वाला क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज। ठीक,
और ये क्या है, सस्टेनेबल कंजप्शन है, सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल सिटी, और ये क्या है, कंजप्शन है, कंजप्शन। ठीक है, 3 कपूर हो गया, 2 लहसुन, एक लहसुन कहाँ गाड़ना था, कहा था एक लहसुन जमीन के अंदर गाड़ देना, एक लहसुन अर्थ में गाड़ देना, फिर 2 प्याज, पीस एंड पार्टनरशिप, क्या हुआ, 14 में पीस है, पीस है, और 15 में क्या है, पार्टनरशिप है, 15 में क्या है, पार्टनरशिप, यानी शादी जारी, पार्टनरशिप है। ठीक है, तो पंडित, नो पॉवर्टी, हरिहर, जीरो हंगर, हेल्थ, जीरो हेल्थ, ठीक, इंग्लैंड, इंडस्ट्री, इंग्लैंड से क्या हो गया, एजुकेशन, है ना, गैस है, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, ठीक, थोड़ा सा इमेज दिखा दे तो अब आपको समझ में आ जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, पंडित, नो पॉवर्टी, हरिहर, हंगर और हेल्थ, ठीक, फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड हो गया, ठीक, पंडित हरिहर, ठीक, पंडित हरिहर, ठीक, फिर कहाँ गए, इंग्लैंड, कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए, यानी जेंडर इक्वलिटी, ठीक, वहां, वहां से वाटर की बात की गई, वहां इंग्लैंड की, क्या है, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की यानी क्लीन एनर्जी, वहां से क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ, है ना, ग्रोथ, और क्या है, इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन की बात की गई है, इनोवेशन किसकी बात की गई है, इनोवेशन की बात की गई है। फिर इंडिया को क्या मंत्र दिया था, इंडिया को, इंडिया को एक मंत्र दिया, रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात की गई। फिर क्या कहा गया कि 3 कपूर ले लो और 2 लहसुन ले लो और 2 प्याज ले लो। 3 कपूर में पहला कपूर क्या था, सस्टेनेबल सिटीज की बात की गई, फिर दूसरा सस्टेनेबल कंजप्शन की बात की गई, फिर तीसरा क्लाइमेट चेंज की बात की गई। 11, 12, 13, 3 हो गए आपके। फिर 14, 15 में क्या कहा गया, 2 लहसुन लेने थे आपको, एक जमीन के अंदर गाड़ दो, लाइव ब्लो वाटर 14, एसडीजी 14, लाइव 15, 15 में क्या है कि एसडीजी ऑन लैंड, ये 15 की बात की गई। 16 में क्या कहा गया, पीस एंड जस्टिस की बात की गई, है ना, 2 प्याज लेने थे, ठीक, 2 प्याज लेने थे, पीस एंड जस्टिस, और पार्टनरशिप की बात की गई थी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, क्या बात की गई, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो पंडित हरिहर इंग्लैंड गए थे तो क्या हुआ, उन्होंने वहां पे इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन को देखकर इंडिया को एक मंत्र दिया कि आप क्या करिए, इंडिया को क्या एक मंत्र दिया कि 3 कपूर ले लीजिए, ठीक, 3 कपूर लीजिए, 2 लहसुन लीजिए, एक लहसुन जमीन के अंदर लाइव ब्लो वाटर, एक जमीन के ऊपर, तो 14, 15 आपका ये हो गया, ठीक। 16, 17 में क्या है, प्याज, 2 प्याज लेने थे, एक पार्टनर, एक पीस एंड जस्टिस, एक पार्टनरशिप, 2 प्याज हो गया, है ना, और 2 लहसुन हो गया, लाइव ब्लो वाटर, 2 लाइफ ऑन लैंड, और 3 क्या चाहिए था, 3 जो है आपको 3 कपूर लेना था। तो 3 कपूर में पहला क्या था, सस्टेनेबल सिटी के बारे में था, दूसरा क्या था, कंजप्शन के बारे में था, क्लाइमेट चेंज के बारे में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर न समझ में आया हो तो और समझा दें, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन आए थे, इसी में से 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो पहला क्या है, पंडित हरिहर, ठीक, पंडित से क्या हो जाएगा हमारा, पंडित, पंडित से नो पॉवर्टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हरि, हरि से क्या हो जाएगा, जीरो हंगर, हंगर की बात की गई। फिर हरि हर, हर से क्या हो जाएगा, हरिहर, हेल्थ की बात हो गई, ठीक। पंडित हरिहर कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा, गए, है ना, गए से क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी, वहाँ इंग्लैंड की, वहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर की बात हो जाएगी, वहाँ इंग्लैंड की, इंग्लैंड से क्या हो जाएगा, क्लीन एनर्जी हो जाएगा, एसडीजी 7, ठीक। वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, 8वें में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा, ठीक। वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ और इंडस्ट्री इनोवेशन हो गया, है ना, इनोवेशन हो गया, इनोवेशन को देखकर क्या दिया था, इंडिया को, इंडिया यानी इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी यानी 10 नंबर, ठीक। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानता, क्या मंत्र दिया था, 3 कपूर, 3 कपूर ले लो बेटा, एक लहसुन जमीन के अंदर गाड़ दो, एक लहसुन जमीन के ऊपर, और 2 प्याज ले लो, प्याज ले लो 2, ठीक, क्या ले लो, 2 प्याज ले लो। तो 3 कपूर में क्या था, 3 कपूर में एक था सस्टेनेबल सिटीज के बारे में बात किया गया, फिर एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कंजप्शन के बारे में बात किया गया। पहले कपूर से सस्टेनेबल सिटीज, सिटी कंजप्शन क्लाइमेट एक्शन, सिटी कंजप्शन क्लाइमेट, 3 कपूर क्या है, 3 कपूर क्या है, सिटी कंजप्शन क्लाइमेट एक्शन, सिटी कंजप्शन क्लाइमेट में 3 कपूर। 2 लहसुन में क्या था, एक जमीन के अंदर गाड़ना था यानी लाइव ब्लो वाटर, 14 नंबर, 14 एसडीजी गोल्ड, 15 क्या, लाइफ ऑन लैंड। 2 प्याज में क्या है, पीस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पीस एंड जस्टिस होनी चाहिए, और पार्टनरशिप होनी चाहिए।
बहुत एनर्जी लगी आपको समझाने में इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसको एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, चाहे क्या, इससे 4 नंबर के 4 क्वेश्चन इससे कल पिछली बार तीसरे से बने थे, है ना। तो आप चाहें, इसमें चाहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसको नोट ही करना है, जल्दी नोट करिए, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, पंडित हरिहर कहाँ गए? पंडित जीरो पॉवर्टी, हरिहर जीरो हंगर, हरिहर हेल्थ एजुकेशन, है ना, इंग्लैंड गए यानी जेंडर इक्वालिटी, वहाँ यानी वाटर, फिर वहाँ इंग्लैंड यानी क्लीन एनर्जी, ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई। ठीक, वहाँ इंग्लैंड की ग्रोथ, इनोवेशन यानी इंडस्ट्री इनोवेशन। फिर इंडिया को एक मंत्र दिया, इंडिया मतलब रिड्यूस इनइक्वालिटी। क्या मंत्र दिया था? 3 कपूर। 3 कपूर में पहला सिटी हो जाएगा, दूसरा कंजप्शन हो जाएगा, तीसरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा 2 लहसुन लेना, एक जमीन के अंदर एक जमीन के ऊपर, लाइफ ब्लो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। फिर 2 प्याज लेना था, एक प्याज से पीस और एक प्याज से पार्टनरशिप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन इसी से पिछली बार आए थे पीसीएस में। जो लोगों को नहीं तैयार था उनके तो भाई तोते लग गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है मुद्रा स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? मुद्रा स्कीम क्या थी? मुद्रा स्कीम क्या थी? मुद्रा स्कीम में 3 तरह के लोन दिए जाते थे। कौन से 3 तरह के? शिशु, शिशु, किशोर और तरुण, है ना। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु दिए जाते थे छोटे उद्योगों को, छोटे उद्योगों को, है ना। और किशोर दिए जाते हैं मध्यम उद्योगों को, मध्यम। और तरुण दिए जाते हैं बड़े उद्योगों को। ठीक, तो ये कब आई थी? 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता, कब आई थी? 2015 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अखिलेश रंजन कमेटी किससे बनी थी? ठीक है, पर्यावरण विनाश से, राज्यपाल की भूमिका से, डायरेक्ट टैक्स कोड से, किसानों की आत्महत्या की समस्या समस्या से। तो ये किससे बनी थी? ये डायरेक्ट टैक्स कोड से बनी थी। किससे बनी थी? डायरेक्ट टैक्स कोड से बनी थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, आईएफसी की स्थापना 1948 में हुई थी। आईडीएफसी की स्थापना 1967 या 1900 में हुई थी। आईसीआईसीआई की स्थापना 1995 में हुई थी। तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं बच्चा हो, ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है और आप बहुत पीछे छूट जाते हैं। ठीक, आईसीआईसीआई की स्थापना 1995 में नहीं हुई थी। आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। जब हुई थी 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 के 1935 के अधिनियम में हुई थी। कौन सा कमीशन बना था? कौन सी वो बनी थी? क्या बोलते हैं, कमेटी बनी थी? हिल्टन यंग कमेटी बनी थी, हिल्टन यंग कमेटी से बनी थी। ठीक, इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे इसके पहले गवर्नर, है ना। ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ठीक है, ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ठीक, चलते आगे। बैंकिंग के संबंध में लैब क्या है? लैब क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क बैंक, लोकल एरिया बैंक, लेजर अकाउंट बैंक, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है इसका? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है लोकल एरिया बैंक। क्या होता है? लोकल एरिया बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय बजट 1966 में हुई थी। कब हुई थी? केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट 1900 कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? 1996 97 में हुई थी। 1996 97 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं आगे। बर्गसन मापदंड संबंधित है। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? श्रम अवस्था से, कल्याण अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र से, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र से। ये किससे संबंधित है? ये आपका कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पिता किसे बोला जाता है? इकोनॉमिक्स का पिता किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। क्या बोला? एडम स्मिथ को बोला जाता है। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स का पिता बोला जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक का नाम है। एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र में किसको नोबेल प्राइज मिला था? किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। अमर्त्य सेन को
कल्याणकारी और लोग साथ में मिला था जो है, ठीक है। ओके, चलिए आगे तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना कह रहा है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीत का प्रयोग करता है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन क्या है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन, गुणात्मक साख परिवर्तन, परिणात्मक साख परिवर्तन, खुले बाजार की प्रतिभा। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन किसमें होता है, गुणात्मक साख परिवर्तन में होता है। क्या होता है, गुणात्मक साख परिवर्तन में होता है। एक क्वांटिटिव टूल्स होते हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में अभी आगे मैं बताया था कौन से होते हैं, एक क्वांटिटिव, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक में क्या होता है कि इसमें ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना होता है, साख नियंत्रण होता है, ठीक। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पूछ रहा है भारत के कोर क्षेत्र में कितने शामिल हैं। भारत के कोर क्षेत्र में 8 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, 8 वस्तुएं आती हैं, 8 वस्तुएं आती हैं। कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं 8 वस्तुएं, कौन सी हैं, कोयला है, कच्चा तेल है ना, पहला क्या है, कोयला है, कोयला है। दूसरा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल। सीमेंट, सीमेंट है ना। तीसरा क्या है, तो तीसरा सीमेंट है। चौथा क्या है, चौथा जो है आपका इस्पात है, इस्पात यानी स्टील है, इस्पात है ना। फिर प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है, ठीक है। फिर क्या है आपका, फिर है आपका रिफाइनरी उत्पाद है, रिफाइनरी उत्पाद है ना। और फिर क्या है, फिर है आपका विद्युत है, विद्युत है, विद्युत है। और आठवां क्या है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है उपयुक्त में से कोर्स क्षेत्र में, कोयला एवं उर्वरक है। हाँ, कोयला एवं उर्वरक है, इसमें देख लो कोयला भी है और यहाँ रिफाइनरी उत्पाद भी है, ठीक है। रिफाइनरी उत्पाद है बेटा, हाँ रिफाइनरी उत्पाद है, रिफाइनरी उत्पाद है। कच्चा तेल तथा सीमेंट है, हाँ है। रसायन नाम की चीज नहीं है, तो क्या नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी पार्ट हो जाएगा। कोर क्षेत्र में क्या क्या आता है, कोयला आता है, क्रूड ऑयल आता है, कोयला, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इस्पात, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, विद्युत, है ना, और उर्वरक, 4 चीजें आती हैं, ठीक, 8 चीजें आती हैं कोर क्षेत्र में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा रूपांतरित तने का उदाहरण नहीं है। अदरक है, लिली है, हल्दी है, प्याज है। कौन सा रूपांतरित तने का, कौन से रूपांतरित तने का जो है विचार करना है, कौन सा रूपांतरित तने का भाग नहीं है, कौन सा रूपांतरित तने का भाग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, अदरक भी तना है ना, और लिली भी तना है, हल्दी भी तना है, प्याज भी तना है, सभी तने के उदाहरण है ना। लेकिन रूपांतरित तने का कोई उदाहरण नहीं। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको विचार करना है, थैलोफाइटा स्पाइरोगोरा, वायरोफाइटा मास, टेरिडोफाइटा फर्न, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको बताना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट होता है। थोड़ा इसको समझा दें आपको, प्लांट किंगडम आपको थोड़ा समझा दें, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं प्लांट किंगडम में, है ना, प्लांट किंगडम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, ठीक, प्लांट किंगडम देखते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम क्या देखते हैं, प्लांट किंगडम देखते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम में क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, एक होता है फेनेरोगेमी, फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को क्या बोलते हैं, आप उसको, आप उसको भिद बोलते हैं। और फेनेरोगेमी क्या बोलते हैं, उस्पोद भिद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस्पोद भिद बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फूल नहीं उगते हैं मेनली, और इसमें फूल वगैरह होते हैं, यही इसका मेन है, ठीक है। अब इसमें कितना आप देखते हैं, क्रिप्टोगेमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रिप्टोगेमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्रिप्टोगेमी के बारे में पहले एक चीज़ और जान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें थैलोफाइटा आता है, इसमें क्या क्या आता है,
हेलोफाइटा, हेलोफाइटा, हेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और क्या क्या आता है, टेरिडोफाइटा आता है, ठीक, टेरिडोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, ठीक। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हेलोफाइटा में क्या क्या आता है, हेलोफाइटा में आपका फंगी आता है, फंगी यानी कवक, कवक, शैवाल, लाइकेन, लाइकेन और जीवाणु आता है, जीवाणु आता है, ठीक है। ये आता है आपका थैलोफाइटा में, क्या आता है, थैलोफाइटा में ये सब आता है, ठीक है। फंगी में क्या होता है, फंगी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन या फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, क्या कहलाता है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक। एक मिनट, कवकों अध्ययन माइकोलॉजी, सॉरी, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। लाइकेन क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, ठीक है, ओके। कवक के एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है, कवक के एग्जाम्पल क्या है, मशरूम है, मशरूम है ना, मशरूम है, और पेंसिलीन है, पेंसिलीन है, पेंसिलीन है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, एडजस्ट करिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें नहीं। खमीर है, खमीर क्या होता है, जब भटूरा बनता है उसमें खमीर का प्रयोग होता है ताकि भटूरा अच्छे से फूले, सड़ा देता है खमीर, ठीक। अगर एल्गी की बात करें, ठीक है, एल्गी जो है क्या है, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। लाइकेन की बात करें, लाइकेन से जो है, लाइकेन जो है, लाइकेन में एक परमीलिया नामक लाइकेन होता है, कौन होता है, परमीलिया नामक लाइकेन, परमीलिया नामक लाइकेन होता है, इससे क्या बनती है, इससे मिर्गी की दवा बनती है, क्या बनती है, मिर्गी की दवा बनती है, क्या बनती है, मिर्गी की दवा बनती है। असीमिया से डीपीटी की दवा बनती है, असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी, डिप्थीरिया, प्यूटेटिस और टिटनिस की दवा बनती है। डीपीटी का टीका लगता है, वो किससे बनती है, असीमिया नामक लाइकेन से। लाइकेन क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर किससे बनता है, शैवाल से बनता है, किससे बनता है, शैवाल से बनता है। कौन से शैवाल का नाम क्या है लिटमस पेपर वाली, तो उसका ग्राफिक नामक शैवाल है, क्या है, ये ग्राफिक नामक शैवाल से, ग्राफिक नामक शैवाल से क्या बनता है, लिटमस पेपर बनता है, लिटमस पेपर बनता है, लिटमस पेपर बनता है। जीवाणु, जीवाणु क्या होते हैं, इसकी खोज किसने करी थी, एहरनबर्ग ने करी थी, इसकी खोज किसने करी थी, खोज करी थी एहरनबर्ग ने, एहरनबर्ग ने करी थी, एहरनबर्ग ने करी थी, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कुछ जीवाणु क्या है, कुछ जीवाणु क्या है, साइनोबैक्टर क्या होता है, साइनोबैक्टर क्या होता है, साइनोबैक्टर आपका पृथ्वी पर, साइनोबैक्टर क्या होता है, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, पृथ्वी पर सबसे पहले इसने क्या किया था, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पृथ्वी पर सबसे पहले O2 का निर्माण किया, पृथ्वी पर सबसे पहले O2 का निर्माण किया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। एक राइबोजियम नामक जीवाणु होता है, राइबोजियम, ये कहाँ पाया जाता है, राइबोजियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की, दलहनी फसल में पाया जाता है, दलहनी फसल में पाया जाता है राइबोजियम नामक। एजेटोबैक्टर कहाँ पाया जाता है, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर को धान के खेत में यूज किया जाता है, धान के खेत में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में एजेटोबैक्टर का यूज किया जाता है, एजेटोबैक्टर का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका क्या है, थैलोफाइटा में क्या आता है, स्पाइरोगोरा आता है, ठीक। ब्रायोफाइटा में मास आता है, टेरिडोफाइटा में फर्न आता है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 89 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, अल्टमैन ने करी थी। प्रोटीन की खोज, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है ना। और उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, 89 का आंसर क्या हो जाएगा,
89 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजार में इनो नाम से बिकने वाला, इनो नाम से बिकने वाला एंटा एसिड क्या होता है? जब हमको एसिडिटी की समस्या हो जाती है, एसिड हो जाती है, तो क्या होता है? हमें डकारें आने लगती, गैस की समस्या हो जाती है, तो गैस की समस्या को दूर करता है, ये क्या होता है? मैग्नीशियम अल्वा होता है। क्या होता है इसमें? मैग्नीशियम अल्वा होता है, जो हमारे अंदर जाता है और गैस से राहत दिलाता है। ठीक है। निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? एक प्रोटोजोवस होती है, कवक से होती है, शैवाल से होती है, किससे होती है? निंद्रा नामक रोग किससे होता है? प्रोटोजोवस होता है। प्रोटोजोवस से होने वाले रोग कौन से हैं? ठीक है। प्रोटोजोवस से होने वाले रोग कौन से हैं? एक तो आपका पेचिस है, ठीक, एक कालाजार है, एक मलेरिया है, ठीक, और स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक, और पाइलेरिया है। ये प्रोटोजोवस होने वाले रोग हैं। ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? पे काम सोप। क्या है? पे काम सोप। पे से क्या हो जाएगा? पेचिस, है ना, ये प्रोटोजोवस से होने वाला रोग है। ठीक। काम से क्या हो जाएगा? काला जार, काला जार। ठीक। माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक, प्रोटोजोआ नामक प्लाज्मोडियम लाता है। क्या लाता है? प्लाज्मोडियम। फिर ये स्लीपिंग सिकनेस होती है, निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। इसको कौन सी वो होता है? सीसी मधुमक्खी, क्या बोलते हैं इसको? सीसी मक्खी से होता है। ठीक। सीसी मक्खी से। और ये पायरिया होता है। पायरिया से क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती, खून आ जाता है, पायरिया होता है। ठीक है। पेचिस के लिए कौन होता है? पेचिस के लिए कौन सा जो है लगता है? एंटमीबा हिस्टोलिका। कौन सा होता है? पेचिस के लिए कौन सा होता है? वो जो प्रोटोजोआ होता है, एंटमीबा। कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका किससे होता है? पेचिस से होता है। काला जार किससे होता है? काला जार होता है लिस्मानिया से होता है। किससे होता है? लिस्मानिया से होता है काला जार। लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। लिस्मानिया नामक। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। ठीक है। और निंदा रोग किससे होता है? सीसी मक्खी से होता है। पायरिया किससे होता है? एंट अमीबा जिंजेबेरी, एंट अमीबा जिंजेबेरी, जिंजेबेरी नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। कवक, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग देख लीजिए अलग पेज में। ठीक है। कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से जो रोग होते हैं वो कौन से हैं? कवक से। कवक का क्या ट्रिक है? ए दाद आज, क्या याद रखना है? ए दाद आज, ए दाद आज याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा? एथलीट फुट। ए से क्या हो जाएगा? एथलीट फुट, एथलीट फुट। फिर दाद हो जाएगा। दमा की बीमारी किससे होती है? कवक से होती है, दमा हो जाएगा। फिर खाज या खुजली, है ना, ये भी होता है। फिर गंजापन होता है, गंजापन होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से थे? ये तो था, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से रोग थे? प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से रोग थे? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से थे? प्रोटोजोआ वाले से रोग रहना, पे काम सोप, पे काम सोप। क्या करना है? पे काम सोप। ट्रिक याद रखना है आपको। क्या हो जाएगा? यहाँ से पेचिस हो जाएगा, पेचिस। और ये क्या हो जाएगा? काला जार, मलेरिया, मलेरिया। ये क्या हो जाएगा? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक। और पायरिया, पायरिया। ठीक। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक। पेचिस से किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिका से होता है। किससे होता है? सॉरी, एंटमीबा हिस्टोलिका से होता है। किससे होता है पेचिस? एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है।
एंट अमीबा हिस्टोरिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक। काला जार किससे होता है? काला जार होता है लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से। किससे होता है? लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? सीसी नामक मक्खी से होता है। सीसी मक्खी होती है, इससे होता है। पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजिबेरी। किससे होता है? एंट अमीबा जिंजिबेरी। ठीक। ये हो गया प्रोटोजोआ से रोग। ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। थोड़ा और बता दिया जाए रोग। ओके। हम्म। अगर आप विषाणु से होने वाले रोग देखें, विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग, एडे कोइचे रोग, हिम हरे, ठीक है, रोग हिम हरे, विषाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। एडे। डी से क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स गिर जाती है। एड्स में क्या होता है? एचआईवी वायरस होता है। फिर पाई पी से क्या हो जाएगा? फिर पोइचे है ना, पोलियो हो जाएगा। पोलियो क्या है? वायरस होता है। दूषित भोजन शरीर में प्रयोग हो जाए। ई क्या है? इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा चेचक। चेचक। ठीक है, चेचक। रोग से क्या हो जाएगा? छोटी माता। छोटी माता होती है। ठीक है, छोटी माता। गा से क्या हो जाएगा? गलसुआ। क्या होता है? गलसुआ। गलसुआ में क्या होता है? आपकी जो गले में यहाँ पे क्या होता है? गले में क्या होता है? पायरोटिड ग्लैंड्स होती है, ये फूल जाती है। ठीक, गलसुआ। ठीक है। हिम से क्या हो जाएगा? herpes। क्या बोलते हैं? herpes। herpes। ठीक है ना। एम से क्या हो जाएगा? मेनिनजाइटिस। क्या हो जाएगा? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। ठीक है ना, मेनिनजाइटिस। रे से क्या हो जाएगा? रेबीज। रे से रेबीज। रेबीज। ठीक है। इतना आप लोग चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक। चले आगे। सिटी स्कैन में, सिटी स्कैन या कंप्यूटेड टोपोग्राफी क्या है? सिटी स्कैन, सिटी स्कैन या कंप्यूटेड टोपोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव तरंगे, एक्सरे, आवरक किरणें। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव तरंगे क्या होती है? जिनको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, है ना, इनको कुत्ते बिल्ली ये सब जानवर लोग सुन लेते हैं। ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? नहीं, हाँ जरूर पढ़िए। कास्टिक सोडिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही बात है। एस्पम साल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है, एकदम सही बात। नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, सही बात है। वॉशिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट नहीं होता है। खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। निम्नलिखित में से किस एक को समान रूप से टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोपीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉली पॉलीप्रोपाइलीन। तो किसको टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? किसको टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? तो टेफ्लॉन से क्या होता है? टेफ्लॉन से कढ़ाई वगैरह बनती है, जो ना चिपकने वाली है ना, नॉन स्टिक कढ़ाई बनती है। तो इसको किससे जाना जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जाना जाता है। किससे जाना जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन नामक से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृत का पूर्णतः सही पता लगाना। मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृत का पूर्णतः सही पता लगाना हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है ना? क्या है? मानव के संपूर्ण शरीर अंगों में असमानता या विकृत का पूर्णतः सही लगाने के लिए एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक, ऑटो एनालाइजर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई प्रयोग, एमआरआई करते हैं, एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियो से क्या होता है? हमें हृदय की धड़कन वगैरह को मापा जाता है। ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेंट्रल लिप्रेसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, ठीक बात है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है, देखते हैं। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, ठीक है, मानसिक विकलांग वाला हैदराबाद में है, उच्च रक्षण वाला भी भोपाल में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान ये दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये आपका जो है कहाँ पे है, 97 है ना, 96, ये आपका देहरादून में है। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में ये स्थित है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही। कलाई की अस्थि को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। यहाँ की हड्डी को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक। अस्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, कार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अस्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कार्डियम बोलते हैं। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, जो हमारा सीना होता है बीच में एक हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही सही सुमेलित है, ठीक। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए, यकृत द्वारा किसका उत्पादन नहीं किया जाता, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से किया जाता है। हेपेरिन क्या होता है, रक्त को जमने से बचाता है, ठीक। फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, ठीक है। शरीर के ताप को बनाए रखना, वसाओं का एमएलसीकरण करना। तो क्या 98 का क्या आंसर हो जाएगा, 98 का आंसर हो जाएगा आपका टी पार्ट हो जाएगा। वसाओं का एमएलसीकरण कौन करता है, वसा का एमएलसीकरण करता है पित्ताशय। क्या जमा करता है, पित्ताशय से जमा रस द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका कौन करता है, ये पित्ताशय करता है, लीवर नहीं करता है। कौन करता है, पित्ताशय करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक जठर रस में नहीं पाया जाता, रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। क्या है, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। अमाशय में जठर रस यानी पाचक रस पाए जाते हैं, ठीक है। अग्नाशय में क्या क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। अग्नाशय में कौन कौन से निकलते हैं, अग्नाशय, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और क्या निकलता है, एमाइलेज और लाइपेज, ये हार्मोन निकलते हैं। एमाइलेज निकलता है और लाइपेज निकलते हैं, लाइपेज निकलते हैं, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, ठीक है, या आरएनए में पाया जाता है। क्या ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक। ये आरएनए में नहीं, ये डीएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक मिनट, इसमें असत्य बताना है। क्या बताना है, इसमें असत्य बताना है, असत्य बताना है किसमें पाया जाता है। तो ये डीएनए में पाया जाता है, तो दो असत्य हो जाएगा, है ना। ये किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक। चला जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक मिनट। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी। इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है इसके, इसके आपको आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 के अधिनियम से हुई थी, 1935 के अधिनियम से हुई थी, ठीक है। आरबीआई 1935 के एक्ट। आरबीआई ने किसके बैंक को, क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई ने भारत के साथ किस बैंक के साथ काम, किसका काम किया है। आरबीआई ने भारत के साथ बर्मा और पाकिस्तान के बैंक का भी काम किया है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री, हाँ केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग की स्थापना किसमें, आर्टिकल आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है क्या होता है, डिफैक्टो प्रमुख होता है, डिफैक्टो होता है यानी वास्तविक प्रमुख होता है। यहाँ में कुछ पूछा गया था पीसीएस में, है ना। हाँ, आरबीआई का गवर्नर कौन होता है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ओसबर्न स्मिथ थे, सर ओसबर्न स्मिथ थे, सर ओसबर्न स्मिथ थे। वर्तमान कौन है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टेव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है। ये सब अटपटे क्वेश्चन नेचर रहा है आरओ का, है ना। ये तैयार रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा, अटेम्प्ट करने के लिए नहीं। हम यहाँ बता दे रहे हैं 5, ठीक है।
अब इसमें कोई मीठी क्रांति का उत्पादन किससे है? मीठी क्रांति शहद उत्पादन, गुड़ उत्पादन, चीनी उत्पादन, सिरका उत्पादन किससे है? तो ये शहद उत्पादन से। कुछ क्रांतियां देख लीजिए आप लोग, है ना, कुछ क्रांतियां देख लीजिए, जैसे कि कौन सी क्रांति हुई थी? जैसे कि रजत क्रांति किससे है? रजत क्रांति किससे है? अंडे के उत्पादन से है, अंडे के उत्पादन से है, अंडे के उत्पादन से है, ठीक। दुग्ध क्रांति किससे है? दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति किससे है? दूध के उत्पादन से है ना। हरित क्रांति किससे है? हरित क्रांति किससे है? हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? स्वामी विश्वनाथन। पूरे वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ये कौन है? ये हमारी कृषि से संबंधित है ना, कृषि से संबंधित है, ठीक। और अगर बात करें, है ना, और अगर बात करें, है ना, पीली क्रांति किससे है? पीली क्रांति किससे है? तिलहन उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। और अगर काली क्रांति बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन से है, पेट्रोलियम के उत्पादन से है ना, पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है? चले आगे बढ़े, कुछ क्रांतियां आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में, नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, ठीक है, सिट्रिक एसिड। इमली में कौन सा पाया जाता है? इमली में, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली और अंगूर में एक ही एसिड पाया जाता है, टारटेरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? टारटेरिक एसिड पाया जाता है, टारटेरिक एसिड पाया जाता है ना। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूसा रूबी किसकी प्रजाति है ना, क्या पूछ रहा है? पूसा रूबी किसकी प्रजाति है? पूसा रूबी किसकी प्रजाति है? टमाटर की है, आलू की है, गोभी की है, भिंडी की है? तो किसकी प्रजाति है पूसा रूबी? पूसा रूबी किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 10वीं वृद्धि दर 22.2% रही। एक बात है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10वीं वृद्धि वाला राज्य गौतम बुद्ध नगर है। तो कौन है? गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। तो दोनों बातें सही है। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक क्या रही? 10वीं वृद्धि वाला राज्य रहा। गौतम बुद्ध नगर में क्या है? सर्वाधिक साक्षरता भी है। क्या है? सर्वाधिक साक्षरता भी है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक पुरुष कहाँ के साक्षर हैं? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी यही है। सर्वाधिक महिला कहाँ पे साक्षर है? सर्वाधिक महिला कहाँ पे साक्षर है? महिला कानपुर की सबसे ज्यादा साक्षर है, कानपुर सबसे ज्यादा साक्षर है महिला, कानपुर की सबसे ज्यादा साक्षर है। साक्षरता की बात करें, कुछ उत्तर प्रदेश के फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़ है, 19.98 करोड़ है। साक्षरता कितनी है? साक्षरता कितनी है? 67.7% साक्षरता है। लिंगानुपात कितना है? अब इसमें मेल साक्षरता पूछता है, फीमेल साक्षरता पूछता है। मेल और फीमेल का हमने ट्रिक बताया था। मेल में अगर निकालना हो तो 10 जोड़ दीजिए, 77 पॉइंट लगभग 2% आता है ये, ठीक है। फीमेल साक्षरता में 57, 10 घटा दीजिए तो 57 पॉइंट समथिंग आता है इसका, है ना। साक्षरता हो गया। जन घनत्व कितना है? जन घनत्व कितना है? 829 है। कितना है? 829 जन घनत्व है। कितना है? 829 जन घनत्व है ना। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ है? सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है? सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में तीन चीजें याद रखिएगा। इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है ना, प्रयागराज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, जनसंख्या है ना। और सर्वाधिक क्या है? पुरुष जनसंख्या है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
इलाहाबाद में है, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश में कुछ देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय 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 पशु क्या है, पशु क्या है राजकीय, बारहसिंगा है, बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा है ना। राजकीय वो क्या है, पशु हो गया। पुष्प क्या है, पुष्प पलाश है, पुष्प पलाश है ना। और और क्या है, राजकीय पुष्प हो गया। खेल क्या है राजकीय, राजकीय खेल हॉकी है ना, हॉकी है ना। इसका जो पूछा जाता है, इसके जो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें क्या है, उसमें एक वृत्त बना हुआ है, दो मछलियां हैं, तीर धनुष बना हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है हाँ, अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित करने का क्या किया जा रहा है, घोषणा की गई। जयपुर, पुणे, कानपुर, जबलपुर। क्या करना है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पे स्थापित हो रहा है, कहाँ पे स्थापित हो रहा है, जयपुर में स्थापित हो रहा है। जयपुर को क्या बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में कुछ टाइगर रिजर्व हम लोग देख लेते हैं, राजस्थान में कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो हम लोग इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है मिस्टर SRK, ठीक, मिस्टर SRK, ठीक। एम से क्या हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। आर से क्या हो जाएगा, रणथंभौर, क्या हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, ठीक है। सरिस्का, सरिस्का है ना। और और क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, केवला देवघाना, केवला देव, केवला देवघाना हो जाएगा है ना, केवला देवघाना हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रणथंभौर हो गया है ना। रामगढ़ बिस्तारी हो जाएगा, रामगढ़ बिस्तारी, रामगढ़ बिस्तारी है ना। ये आपके यहाँ पे राजस्थान में, राजस्थान में सांभर झील है, राजस्थान में क्या है, सांभर झील है ना। राजस्थान में क्या है, सांभर झील है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य क्या था। सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालना, तुर्की में आए भूकंप हेतु सहायता भेजना, म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करना, नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों की रक्षा करना। तो क्या था, म्यांमार में चक्रवात मोर्चा प्रभावित लोगों से रक्षा करना। टाइप आंसर सी हो जाएगा। कुछ और आपको जो है हम बता देते हैं, ऑपरेशन अजय क्या था, है ना। ऑपरेशन अजय क्या था, है ना। ऑपरेशन अजय क्या था, चलिए देखते हैं। ऑपरेशन अजय है ना, ऑपरेशन अजय क्या था कि इजराइल हमास युद्ध हो रहा था जब, ठीक है, इजराइल हमास युद्ध हो रहा था जब, इजराइल हमास युद्ध में जब भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है, इजराइल और हमास युद्ध में, हमास, इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है? इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, आए भारतीयों को निकालने के लिए था, ठीक है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स क्या था, ये जो है इजराइल का, इजराइल का ऑपरेशन कोड था, इजराइल का ऑपरेशन कोड था। इसके लिए जो हमास में वार, हमास में युद्ध हो रहा था, है ना। हमास में जो युद्ध हो रहा था वो इजराइल का हमास में। ऑपरेशन कावेरी में क्या था, ऑपरेशन कावेरी में सूडान में, जब सूडान से जो है भारतीयों को बाहर निकाला गया था। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम था, सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए था, ठीक? भारतीयों को निकालने के लिए, निकालने के लिए कार्यक्रम था, ठीक है। बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, 20 मई को, 24 मई को, 26 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। चलिए प्रमुख दिवस देख लेते हैं, प्रमुख दिवस देख लेते हैं।
प्रमुख दिवस देखते हैं हम लोग। प्रमुख दिवस हम लोग देख लेते हैं। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन ईरान के रामसर में जो है 2 फरवरी को आर्द्रभूमि जो है ये पारित हुआ था। ये कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को ये वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल। ठीक है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? मौसम दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस से 2 प्रोटोकॉल कौन से हैं? एक वियना प्रोटोकॉल है जो ओजोन के लिए है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। तो प्रोटोकॉल याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। एक है आपका क्या बोलते हैं, पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। एक विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। और राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस को कंफ्यूज मत करिएगा, नहीं तो 1 नंबर आपके हो जाएंगे। राष्ट्रीय वो विश्व पर्यावरण दिवस आएगा तो 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण दिवस आएगा तो 28 जून को। क्या 28 नवंबर को? 28 नवंबर को। चलें आगे। बस इतना ही था। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो भाई आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि मई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा सम्मान है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगेहू से सम्मानित किया? पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, माली, मोरक्को। किसने सम्मानित किया? पापुआ न्यू गिनी ने सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया? पापुआ न्यू गिनी ने सम्मानित किया। कुछ और लोगों ने भी नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है ना। जैसे कि जैसे कि जैसे कि ऑर्डर ऑफ द नाइल किसने दिया? ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र ने दिया। ऑर्डर ऑफ द नाइल किसने दिया? ये मिस्र ने दिया इनको, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसने दिया? ये फ्रांस ने दिया। किसने दिया? फ्रांस ने दिया। अभी जो हमारा वो गणतंत्र दिवस का परेड होगा तो उसमें हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया था 26 जनवरी के लिए, लेकिन वो उन्होंने आने से मना कर दिया। तो हमारा जो दोस्त है फ्रांस, उसको हम लोगों ने बुलाया है, तो वो आने को तैयार हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो आ रहा है, क्योंकि कोई, अब देखिए बात क्या हो गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं। ये थोड़ा सा सही बात नहीं है, लेकिन वो आदमी आ रहा है ना, तो ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसने है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर और लीजन ऑफ ऑनर। लीजन पूछेगा तो फ्रांस, ऑर्डर पूछेगा तो ग्रीस। कौन होगा? ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है पनडुब्बी बाघ सीर से संबंधित कथनों पर विचार करिए। यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ठीक है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। तो आपको इसमें क्या बताना है? आपको इसमें असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य बताना है। देखिए अगर आपको ये मान ली दोनों ऑप्शन आते थे और आपने असत्य नहीं पढ़ा यहाँ पे कि ये सत्य पूछा है, असत्य, जनरली एग्जाम में हम जल्दी में होते हैं और ये गलतियां हो जाती है। ठीक, आपका 1 नंबर यहाँ पे कट गया। तो 1 नंबर से आप बहुत पीछे जा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी पार्ट हो जाएगा। असत्य पूछता, अगर सत्य पूछता तो आंसर क्या होता? सी पार्ट होता। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, है ना। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए, है ना। चलिए हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है ये? टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर है।
चिनूक हेलीकॉप्टर अभी प्रयागराज में जो है एयर एयर शो हुआ था, उसमें चिनूक भी आया था। ये किस कौन बनाती है? ये अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। ये अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। कौन सी कंपनी है? बोइंग कंपनी है, ठीक। ये टैंक रोधी हेलिना कौन है? ये भारत में विकसित है। तो हम विकसित है, भारत में विकसित। बराक 8 क्या है? बराक 8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, है ना। ये डीआरडीओ बनाया है, डीआरडीओ जो हमारा है, डीआरडीओ प्लस इजराइल ने मिलके बनाया है। इजराइल ने मिलके बराक 8 इसको बनाया है। आईएनएस वेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है। पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन, है ना। इसको किसने हम बनाया है? इसको हमने फ्रांस से लिया है। किससे लिया? फ्रांस से लिया। राफेल हमने किससे लिया? राफेल हमने किससे लिए लिया? फ्रांस से लिया है। ये क्या है? लड़ाकू विमान है। अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रयागराज में, अगर आप एयर शो में आए होंगे तो ये कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक, कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। लड़ाकू विमान है। S-400 कहाँ का है? ये रूस का है, एयर डिफेंस सेंटर। ये रूस का है, एयर डिफेंस सेंटर। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? रॉकेट है। क्या है? पिनाका क्या है? रॉकेट है। भारत, पिनाका क्या है? इसको रॉकेट बनाया है भारत में, और ये स्वदेश निर्मित है। क्या है? रॉकेट है और ये भारत में बनाया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। एक नंबर हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पिनाका क्या है? रॉकेट है। पहला ये भारत में निर्मित है, ठीक है, स्वदेशी है, ठीक है, पहला स्वदेशी, ठीक, रॉकेट। ओके। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सेंटर है। जैसे इसराइल का आयरन ड्रोम है, वैसे S-400 है, ठीक। राफेल क्या है? लड़ाकू विमान है। आईएनएस वेला क्या है? पनडुब्बी है। बाराकेट, चिनूक आप लोगों ने देखा होगा और राफेल देखा होगा। इस बार के एयर शो में आपने चिनूक और राफेल देखा होगा, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? पेरिस फ्रांस, मुंबई भारत में, हैम्बर्ग में, है ना, जर्मनी में, ओटावा कनाडा में। तो ये कहाँ हुआ? 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन कहाँ हुआ? हैम्बर्ग में हुआ। पेरिस में क्या है? पेरिस फ्रांस में क्या है? पेरिस फ्रांस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। मुंबई में क्या है? नावा सावा पोर्ट है, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। चलिए कुछ सम्मेलन हम लोग देखते हैं। ये कौन सा था? 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन था, जो कहाँ हुआ था? हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ। कहाँ पे हुआ है? हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ है। हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ है। इसमें भारत को विश्व में एआई कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान मिला। इसमें क्या हुआ? भारत को विश्व में एआई कंप्यूटरिंग श्रेणी में पहला स्थान मिला। एआई कंप्यूटर श्रेणी में पहला स्थान मिला। क्या मिला? पहला स्थान मिला है, ठीक है? पहला स्थान मिला है। तो क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। चलिए कुछ आपको और रिवाइज कराते हैं महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए, है ना। COP 18 कहाँ हुआ? COP 18 कहाँ पे हुई? COP 18 दुबई में हुई, यूएई में। कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ, यूएई में हुआ। कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ, यूएई में हुआ। ये कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? बंगलौर में हुआ। पांचवा कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? बंगलौर में हुआ, ठीक है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस इंदौर एमपी में हुआ। ये कहाँ हुआ? इंदौर एमपी में हुआ, है ना। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसमें भारत मंडपम की स्थापना की गई थी। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा को जो है हमने लगाया था। नटराज की प्रतिमा किससे, कौन से शासकों की सांस्कृतिक पहचान है? ये चोल शासकों की सांस्कृतिक पहचान है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में हुआ। कहाँ हुआ? फिजी में हुआ, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? गांधी जी के आने पे आते हैं। कब आए थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 को ये लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कौन लौटा था? हमारे प्यारे बापू जी लौटे थे। महात्मा गांधी जी लौटे थे। एम जी गांधी जी लौटे थे, ठीक है। हर 2 साल में मनाया जाता है ना। कहाँ पे हुआ? ये इंदौर में हुआ। इस बार कहाँ हुआ? ये इंदौर में हुआ। स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने? कौन बने हैं? अहमद शेजर बने हैं, रसेप ताइप एर्दोगान बने हैं, अब्दुल्लाह गुल बने हैं, कौन बने हैं, या किलिचडोर हामू बने हैं? कौन बने हैं इनके जो है, इनके बने हैं रेसेप ताइप एर्दोगान बने। कौन बने हैं? रेसेप ताइप एर्दोगान बने हैं, तुर्की देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कुछ और नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन और नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन और नए राष्ट्रपति बने हैं। जैसे कि डेनियल लोबोवा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? डेनियल लोबोवा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के। ये राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के, इक्वाडोर के ये राष्ट्रपति बने हैं। ये क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। और भ्रष्टाचार सूचकांक में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर रहता है। ये बहुत ही क्लियर देश है, यहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है ना। बहुत ही शांत प्रकृति के लोग, इनका क्रिकेट टीम देखिए, लोग कितने शांत रहते हैं, है ना। ये आप इनकी क्रिकेट टीम से ही अंदाजा लगा लीजिए। ये कहाँ के बने? फिको कहाँ के बने हैं? स्लोवाकिया के बने। फिको स्लोवाकिया याद रख लीजिएगा। फिलो फिको है, फिलो है, स्लोवाकिया है। कहाँ के बने हैं? स्लोवाकिया के बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी पक्षी क्या है? कीवी है। क्या बोला जाता है? कीवी बोला जाता है। इनको ब्लैक कैप्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ब्लैक कैप्स भी बोलते हैं। ठीक। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सैल्वाडोर बोलते हैं इसको। इक्वाडोर कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी पेरू है। क्या है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए इक्वाडोर की राजधानी क्या, मुझे अभी याद नहीं आ रही है ना। चलिए, मई 2023 में निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना, भारत की पहली टैक्स पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा करी? तो किसने? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो किसने शुरू करी? उत्तर प्रदेश ने शुरू करी। केरल में क्या है? केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना। और अन्नामलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है ना। और और कौन सा साइलेंट वैली है? और कौन सा है? और पेरियार है, पेरियार है, पेरियार है। कर्नाटक में कौन सा टाइगर रिजर्व है? काली टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है ना। बीआरटी टाइगर रिजर्व है, बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल जिसको बोलते हैं। और क्या है कर्नाटक में? और क्या है ना, काली भद्रा, नागरहोल, नागरहोल है, ठीक है, नागरहोल है, बांदीपुर है, बांदीपुर है ना। ये सारे टाइगर रिजर्व हैं। गुजरात में क्या है? गुजरात में नेशनल पार्क है। कौन से नेशनल पार्क है? चार। एक वंशदा है, वंशदा, ब्लैक बक, ब्लैक बक। और कौन सा है? वंशदा, ब्लैक बक। और कौन सा है? गिर है ना, गिर नेशनल पार्क है। वंशदा है, ब्लैक बक है, गिर है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है ना। और और कौन सा? पीलीभीत है ना, पीलीभीत है, पीलीभीत क्या है? टाइगर रिजर्व है ना, है ना। चलिए आइए उत्तर प्रदेश में और पहला देखते हैं क्या क्या चीजें पहली हुई है ना। जल्दी जल्दी आपका रिवाइज कराएं, एग्जाम में पहले क्या होता है, जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाए, रिवाइज हो जाएगा तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। पहला, देश का पहला पशुदाह गृह बना। कहाँ पे बना है? लखनऊ में बना। अब पशुओं को भी दफनाया जाएगा या उनको जलाने के लिए पशुदाह गृह बनाया गया। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। विश्व का पहला जटायु, जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कौन बनाया है? अपना उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। हर घर आरओ वाला पहला गांव बना है भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव बना है। कौन बना है? भरतौल गांव बना है उत्तर प्रदेश का। तो 5 फैक्ट याद रखिएगा। देश का पहला पशुदाह गृह लखनऊ में बना है ना। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, देश का पहला जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बना है, ठीक। और विश्व का पहला एशियाई किंग संरक्षण केंद्र बना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की आवागनी हुई? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। सितवे बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? सितवे बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ठीक है, सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है सितवे बंदरगाह? म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में स्थित। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी मुद्रा क्या है? टका है। इसकी मुद्रा क्या है? टका है। श्रीलंका के क्या है? श्रीवर्धना पोते है। ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। ठीक। ओके। बांग्लादेश से हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं। संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं। मालदीव से कौन सी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं? एक्यूवेरियन करते हैं। एक्यूवेरियन हम लोग करते हैं। एक्यूवेरियन हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभारंभ जारी किया। इसका नाम क्या है? जीतू, पांडा, मयूर, मोती। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम जीतू है। क्या नाम है इसका? जीतू है। जीतू है। ठीक। क्या नाम है इसका? जीतू है। ठीक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम सिल्टर को प्रदान किया गया था। ठीक है। इसके लेखक जॉर्जी कौन है? गुस्पोडिनो है। कौन है? जॉर्जी गुस्पोडिनो है। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन है। इसका आंसर है, दोनों सही है कि हाँ, इसको मिला है टाइम सेल्टर नामक पुस्तक को। क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज टाइम सेल्टर को मिला है। इसके लेखक जॉर्जी गुस्पोडिनो है। चलिए कुछ और हम देखते हैं फैक्ट, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए मिला है कुलकर्णी उपन्यासकार। किसको मिला है? कुलकर्णी दामोदर मौर्य को मिला है। दामोदर मौर्य को मिला है। ये कौन है? कोंकणी उपन्यासकार है। कोंकणी उपन्यासकार है। ठीक। व्यास सम्मान की बात करें, व्यास सम्मान की बात करें, ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है ना। व्यास सम्मान मिला है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पागल खाना के लिए। क्या मिला है? पागल खाना के लिए इनको मिला है। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? सरस्वती सम्मान किसे मिला है? सरस्वती सम्मान की बात करें तो शिव शंकरी को मिला है। 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 इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। ठीक है। सरस्वती सम्मान। दादा साहब पार्के पुरस्कार किसे मिला है? आशा पारेख को मिला है। आशा पारेख को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक। दामोदर मौजे को दामोदर मौजे को कौन सा मिला है? 57वां मिला है। ये 57वां मिला है इनको। 57वां मिला है। व्यास सम्मान कौन सा था? 32वां था। 32वां था। सरस्वती सम्मान कौन सा? 32वां था। 32वां था, है ना। और ये 52वां था। स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए आप लोग, तब हम आगे बढ़े फिर। इनकी जो है एक चीज और याद रखिए थोड़ा सा। इनकी ये तमिल में बुक है। तमिल में इनकी बुक है सूर्यवंशम। इनकी बुक ज्ञान चतुर्वेदी की पागल खाना हिंदी में है। इनको कोंकणी भाषा के लिए मिला है। ठीक। ये 57वां था दादा पाल का। 32वां है। ये 32वां है ना। और ये 52वां है। ठीक। ओके। चलें आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? द्वारका गुजरात में, मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो कहाँ इसकी जो है आधारशिला रखी गई है? तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी? द्वारका गुजरात में रखी गई है। गुजरात की जो तटीय रेखा है, गुजरात की तटीय रेखा सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? आपका आंध्र प्रदेश आता है। ठीक। गुजरात में आपके नेशनल पार्क कौन से हैं? ब्लैक बक नेशनल पार्क कौन कौन से हैं?
ब्लैक बक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है ना, वंसदा नेशनल पार्क है, ये है ठीक। मुंबई में बात करें, मुंबई में नावा सावा पोर्ट है, कौन सा है? नावा सावा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कौन सा है? नावा सावा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। मुंबई की ही बात करें तो मुंबई में जो है एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, है ना, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा, अजंता, और एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा केव है ना, एलिफेंटा केव है। कैलाश मंदिर है, यहाँ पे कैलाश मंदिर है ना, कैलाश मंदिर है। अगर मुंबई में बात करें तो तीन यहाँ पे जो है क्या है, तीन यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में तीन यहाँ पे हैं। एक भृष्णेश्वर है, भृष्णेश्वर है, भृष्णेश्वर है, और एक भीमा शंकर देव है, भीमा शंकर देव है ना, भीमा शंकर देव मंदिर है ना, ज्योतिर्लिंग है। और एक कौन सा है आपका? भीमा शंकर देव, भुवनेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से जो है पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है। मंगलोर कर्नाटक की बात करें, मंगलोर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे हम्पी के स्मारक पाए गए हैं। हम्पी के स्मारक की विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धता का प्रतीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक। कर्नाटक में और बात करें, ठीक, कर्नाटक में और बात करें तो कर्नाटक में काली भद्रा है ना, काली भद्रा है ना, काली नेशनल टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है ना, नागर होल है, नागर होल है, बांदीपुर है ना, ये सारे टाइगर रिजर्व है ठीक। चले आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीन शॉट वगैरह लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, मैं आगे से हट गया हूँ ठीक। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा है ना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित राष्ट्रों में से G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? G7 राष्ट्रों का कहाँ पे हुआ? क्यूबेक सिटी कनाडा में, हिरोशिमा में, ठीक है, ग्लास क्लाम एमाउ इटली में, या तारो रिमा फ्रांस में। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कहाँ पे इसका हुआ है। इसका कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा जापान में G7 का राष्ट्रीय सीमा हुआ, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन G7 का हुआ। G20 कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। G20 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कुछ प्रमुख सम्मेलन आपको हम बता देते हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख सम्मेलन आपको हम बता देते हैं, ठीक है। यूएन जैव विविधता पर COP15 कहाँ हुआ? COP15 कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 हुआ, यूएन जैव विविधता पर, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में ये हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ, इंदौर में हुआ। हर 2 साल में होता है ये। और यहाँ दो दो 9 जनवरी को हमारे गांधी जी लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है। 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। ये कहाँ हुआ? ये आपका नई दिल्ली में हुआ। 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक बाजरा अन्न श्री सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बस हम लोग पहुंच रहे हैं, है ना, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पे दिया है? टाइम मैगजीन पर पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? अमेरिकी गायिका है टेलर स्विफ्ट। पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट कौन है? अमेरिकी गायिका है, अमेरिकी गायिका है, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। विद्या बालन, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, तो किसको जो है अभिनेत्री को कवर पेज पर स्थान दिया है? दीपिका पादुकोण को कवर पेज पर स्थान दिया गया है, ठीक है। मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स, क्या नाम है इसका? एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? विजया है, सारा है, सुबह है, बुसारा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सारा इसका नाम है। क्या नाम है? सारा नाम, इसका क्या नाम है? सारा नाम है, ठीक है।
किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया? उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, ईरान, इराक। किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल? खाइबर का। खाइबर का किसके द्वारा किया गया? ईरान द्वारा किया गया। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला या अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? किसका दिया इन्होंने? आर्टिकल 240, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 243, आर्टिकल 253। तो इन्होंने इसका हवाला दिया आर्टिकल 239 ए का हवाला दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? टाइगर शार्क 40 का आयोजन किसके? बांग्लादेश, सऊदी अरब, बांग्लादेश, अमेरिका। ठीक। युद्ध बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं भारत। ठीक है। तो किसके किसके बीच में हुआ युद्ध सार का? बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ। बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। बांग्लादेश में हम लोग संप्रीति करते हैं। बांग्लादेश से कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? संप्रीति करते हैं। संप्रीति करते हैं। ठीक है। अमेरिका और भारत से कौन कौन होती है? अमेरिका से कौन कौन हम लोग करते हैं? युद्ध अभ्यास करते हैं। युद्ध अभ्यास करते हैं, है ना? युद्ध अभ्यास करते हैं। और अमेरिका क्वाड में भी क्वाड वाली होती है, मालाबार एक्सरसाइज। क्वाड देश शामिल होते हैं, मालाबार एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? लंदन यूके, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक। लंदन यूके, न्यूयॉर्क यूएसए। दुबई में किया गया, ब्यूनस आयर्स में किया गया। तो कहाँ पे किया गया इसका? इसका लंदन यूके में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है। एक मिनट, कुछ और चीजें हमने आप लोगों के लिए नोट कर रखी हैं स्लाइड्स में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ, है ना? ये कहाँ हुआ आपका? न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क है आपका यूएसए में हुआ, है ना? न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। ठीक। ये जल सम्मेलन था। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में हुआ, है ना? नई दिल्ली में G20 भी हुआ है, अन्य श्री भी हुआ है। कौन कौन सा हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन, अन्य श्री भी हुआ है यहाँ पे। अन्य श्री या बाजरा, है ना? तो पहला बौद्ध सम्मेलन भी यहीं पे हुआ है ना? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ पे हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है संविधान में? संविधान संशोधन लिया है। दक्षिण अफ्रीका में कौन से पर्वत पाए जाते हैं? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में कौन सा? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक। ओके। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने और आपकी तैयारी बेहतर हुई होगी। हमारा प्रयास ये रहा है कि आपको 1 से 2 घंटे क्लास में आपके 500 से 1000 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाए। अगर आप पाएंगे तो एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन या पूरा टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, तो ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी आपके आने वाले एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमको बढ़ावा दें ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।